हेलो बच्चों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल। चलो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि एनएमआर के कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन में हम हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिकेट करता है? इसका आंसर दो जल्दी। क्या है इसका आंसर? तो जो रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट जो रहता है वो हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करता है। बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने थ्योरी बताई, जिसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट में कितने रहते हैं और ग्राउंड स्टेट में कितने रहते हैं, उसके बारे में हमें रिलेटिवली इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसी को हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मिथिल प्रोटॉन इन एनएमआर इज। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को आना चाहिए क्योंकि सभी ने एनएमआर पढ़ा है और ये जो चीज़ है एकदम बेसिकली चीज़ है। ओके, एनएमआर की बेसिक सी चीज़ है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मिथिल प्रोटॉन इन एनएमआर इज, क्या कितनी है फिर वैल्यू? 0.9। ओके, मिथिल प्रोटॉन की अगर जिस तरह से हम मिथिल की ओर से अगर बढ़ेंगे, यानी कि प्राइमरी कार्बन से सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन जाएंगे, तो हमारी जो केमिकल शिफ्ट रहेगी एक्चुअली वो बढ़ती जाएगी। ओके, जैसे 0.9 से 1.5, 1.3 जाएगी, फिर 1.5, और अगर विनिलिक कार्बन होगा या फिर डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा, अल्कीन अगर होगा तो 2.5 तक भी जा सकती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एनएमआर स्पेक्ट्रम द न्यूक्लियर इन अप फीड रेजोनेंट, यानी कि यहाँ पर हम अब फीड के बारे में बात करेंगे क्योंकि जब देखो ये जो रिलेशन है एक्चुअली एनर्जी से रिलेटेड रिलेशन है। अगर किसी भी एनएमआर में जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी या फिर इमिशन एनर्जी रहती है, अगर वो एक लिमिट से अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब की जा रही होगी, यानी कि एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही होगी, अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तो क्या हो जाएगा, वो डाउन फीड पे रेजोनेट करने लगेगा। और एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो वो अप फीड में जाएगा। ओके, अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो अप फीड में जाएगा। अगर एनर्जी डिक्रीज रहती है तो फिर फ्रीक्वेंसी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसके साथ एनर्जी भी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर हम अप फीड की बात करें, यानी कि क्या होगा, एनर्जी हमारी कम होने वाली है, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियर दैट डज नॉट गिव एनएमआर सिग्नल। तो यहाँ पर हमें कौन सा न्यूक्लियर एनएमआर सिग्नल नहीं देने वाला। तो हम सभी को पता है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस में अगर ऑड प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो गए तो क्या होगा, ऑड प्रोटॉन एंड ऑड न्यूट्रॉन, तो उसका जो स्पिन वैल्यू आएगी वो एक्चुअली 1 आएगी या फिर 2, 3 इस तरह से आएगी। ओके, अगर दोनों में से एक ऑड होगा और एक इवन होगा और वाइस वर्सा, यानी कि एक तो प्रोटॉन नंबर ऑड होना चाहिए या फिर न्यूट्रॉन नंबर ऑड होना चाहिए, दोनों में से एक ऑड होगा और एक इवन होगा। अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियर क्या रहेगा, वो न्यूक्लियर रहेगा एनएमआर एक्टिव। ओके, अब देखो यहाँ पर किसमें जो है, यानी कि उसमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों भी इवन हो सकते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन बी, क्योंकि कार्बन में देखो, क्योंकि कार्बन में जो मास नंबर दिया है वो 12 दिया है, यानी कि उसमें 6 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए। इसी वजह से वो जो रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि वो एनएमआर एक्टिव नहीं रहेगा। सिग्नल स्प्लिटिंग इन एनएमआर अराइज फ्रॉम, किस वजह से अराइज होती है सिग्नल स्प्लिटिंग इन एनएमआर? तुम्हें पता है कि क्यों जो सिग्नल स्प्लिट होती है वो कपलिंग की वजह से होती है, क्योंकि एडजेसेंट प्रोटॉन जो रहते हैं वो 2J 3J कपलिंग करते हैं, इसी की वजह से स्प्लिटिंग होती है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। द इंक्रीज इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिजल्ट इन, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। हमें पता है अगर हम हमारे अपरेटस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं
तो उसका एक्चुअली केमिकल शिफ्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का भी चेंज कुछ करते तो उस पर केमिकल शिफ्ट पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि केमिकल शिफ्ट जो हमारा सॉल्वेंट रहता है उसी पर डिपेंड रहती है, क्योंकि जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्टिव में ही हम केमिकल शिफ्ट निकालते हैं हमारे किसी भी सैंपल की। तो यानी कि इसमें केमिकल शिफ्ट तो नहीं आएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करते तो क्या होगा, इंक्रीजिंग कपलिंग कांस्टेंट, जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियाई विथ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल हैव स्पिन क्वांटम नंबर। मैंने अभी बताया आपको कि अगर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे तो क्या रहेगा, स्पिन एक तो 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, इसी तरह से स्पिन जाएगी, यानी कि फिर ऑप्शन डी इज करेक्ट आएगा। अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता कि प्रोटॉन नंबर E1 न्यूट्रॉन नंबर E1 तो स्पिन आ जाती है हमारी 0। ओके, और यहाँ पर ऐसे दिया होता है प्रोटॉन नंबर ऑड है और न्यूट्रॉन नंबर E1 है तो वो 1/2 भी आ सकती थी और 3/2 भी आ सकती थी। इसमें से दोनों में से कौन सी भी आ सकती थी। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इज, कौन सा यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंटम का, तो जो एम्पियर मीटर स्क्वायर है वो है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक अनआइसोट्रॉपी। यानी कि एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा केमिकल शिफ्ट में चेंज हो जाता है किसी वजह से, तो उसी को हम मैग्नेटिक अनआइसोट्रॉपी कहते हैं, जो कि एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। क्योंकि अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्चुअली 2 टाइप्स रहते हैं, कि एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ना तो वो कंपाउंड का अगर हम डायल्यूशन करते हैं हमारे सोल्यूशन का तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर यानी कि 2 मॉलिक्यूल के बिटवीन में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 2 मॉलिक्यूल के बिटवीन में यानी कि 2 मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे हो, तो उनके बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या होगा, हम जब उसका डायल्यूशन करते तो उसका दोनों के बीच में जो सैंपल डायल्यूशन के जो हम सैंपल यूज़ करते हैं उसकी वजह से दोनों का स्पेसिंग बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, फिर हमारी जो डिसीडिंग हो रही थी दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कम हो जाएगी, कि हमारी केमिकल शिफ्ट फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है उसी की वजह से मैग्नेटिक अनआइसोट्रॉपी शो होती है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अ ग्रुप प्रोड्यूसिंग डीशील्डिंग इफेक्ट कॉजेज। यानी कि यहाँ पर डीशील्डिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होकर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली हाइड्रोजन के नियर अबाउट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद की ओर खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसी की वजह से क्या बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है यार भाई, ये फिर जाने तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हम। अ ग्रुप प्रोड्यूसिंग डीशील्डिंग इफेक्ट कॉजेस, क्या होता है डीशील्डिंग की वजह से केमिकल शिफ्ट पे क्या असर पड़ता है, तो हमारी केमिकल शिफ्ट जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है डीशील्डिंग की वजह से। क्या होता है, केमिकल शिफ्ट इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर केमिकल शिफ्ट। यानी कि हम सभी को पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी की केमिकल शिफ्ट ज़्यादा आएगी। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमारा फ्लोरीन है, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। तो उसके बाद अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सीक्वेंसली आ जाएगी। फ्लोरीन से आयोडीन की ओर अगर हम जाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर, तो हमारी जो केमिकल शिफ्ट है वो लेस हो जाएगी, लेस होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो हम फर्स्ट